हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। आप सबका स्वागत है प्लस माइनस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कंप्यूटर सेक्शन की और यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे कंप्यूटर पार्ट से रिलेटेड। तो ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं ये स्पेशली है कंप्यूटर सेक्शन के लिए, जो कि आपके अपकमिंग DSSS एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का आने वाला है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम और भी आएंगे, तो वहाँ पर आपको ये वाली सीरीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ये MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, दैट इज़ प्लस माइनस। और इसी के साथ इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की। तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। द प्रोग्राम्स विच आर जस्ट अ मिनट विच आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको उन प्रोग्राम्स के बारे में बताना है जो कि हार्डवेयर की तरह परमानेंट रहते हैं एंड स्टोर होते हैं रोम पे, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रोम। तो यहाँ पे रोम क्या है, पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो देखिए, रैम एंड रोम दोनों आपको पता है कि ये टाइप ऑफ मेमोरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी है ये दोनों, लेकिन रैम और रोम दोनों ही आपकी कहलाती है कौन सी मेमोरी, आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो रैम और रोम दोनों ही जो कैटेगरी में आती है वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी दो कैटेगरी में होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम एंड रोम कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, SSD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, CD। तो वो सब हम एक्सटर्नली लगाते हैं, दैट इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोम की। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी तो कहते हैं, लेकिन रैम को प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, मेन मेमोरी। या फिर अगर कहीं पर सिर्फ मेमोरी लिखा हुआ है, ना तो लिखा है प्राइमरी, ना लिखा है सेकेंडरी, ना लिखा है मेन, इसका मतलब रैम की ही बात हो रही है। तो इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो, रैम आप जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो कंटेंट रखा होता है, जो डेटा रखा होता है, वो जब तक सेफ रहेगा, जब तक आपके सिस्टम को पावर सप्लाई मिल रही है। जैसे ही पावर सप्लाई आपकी कट ऑफ हो जाएगी, जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, इट विल गेट इरेज्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रोम की, तो रोम की फुल फॉर्म में होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट और नोट कर लो, जो आपको इससे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। रैम जो होती है उसे हम मेन मेमोरी तो कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन इसे हम बोलते हैं क्या, वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो डेटा है वो जब तक इसमें स्टोर रहेगा, जब तक आप पावर सप्लाई देंगे। ऑन द अदर हैंड रोम को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो लाइट आप दो या ना दो तब भी डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोम के बारे में, ठीक है। तो आपने देख लिया कि रोम क्या होती है हमारी, रोम इज़ आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अलावा इसका मतलब क्या है, अब रीड ओनली का मतलब ये होता है कि इस मेमोरी के अंदर जो कंटेंट रखे हैं उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है रोम के अंदर, वो क्या होती है, परमानेंट बेसिस पे स्टोर रहती है। तो परमानेंट, और रैम में क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब रोम की ना बहुत सारी कैटेगरी भी होती है, उसे हम पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रोम के अंदर होता क्या है, पहले हम ये बात करते हैं, कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो रोम के अंदर होते हैं। तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं उनका मेन काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। जब भी आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ टाइम लगता है सिस्टम को ऑन होने में। दैट मीन्स
कि उस टाइम पर हमारा रोम काम कर रहा होता है। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर कहाँ होता है? हमारे रोम के अंदर होता है। हार्डवेयर अलग चीज़ हो गई है, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डिफरेंट। रोमवेयर कोई कैटेगरी होती नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं जो आप देख पाते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपका होता है हार्डवेयर। जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, आपका स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, इन्हें आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर विच यू कैन नॉट सी, जो इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एडोबी का सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन्हें आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, फिजिकली इनकी अपीयरेंस नहीं होती है, ठीक है, इन्हें फील नहीं कर सकते हो आप। तो ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली आप समझते हैं क्या होता है कि भाई कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हार्डवेयर पर चलते हैं, लेकिन फर्मवेयर एक नई कैटेगरी है। तो हमने क्या देखा कि फर्मवेयर किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर रखे जाते हैं, जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं प्रोग्राम्स को हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट ऐड कर देती हूँ, उसको आप ज़रूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट अ रोम, एक सेकेंड, अ रोम स्टोर्स एक सेकेंड, हाँ, अ रोम स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के हैं, या ऐसे हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम्स दैट एक सेकेंड, दैट आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा आज पॉइंटर एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं फर्मवेयर। अब आपने देखा होगा जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो, इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो उस टाइम पर होता क्या है? उस टाइम पर होता है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस रोम में होते हैं उनका मेन काम क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप चलाओगे एज अ यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम रखा कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में रखा होता है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप रैम में लेके आओगे जब भी आप उस पर कुछ काम कर सकते हो। तो जब हम सिस्टम को ऑन करते हो उस टाइम पे होता क्या है कि रोम में रखे इंस्ट्रक्शंस मतलब फर्मवेयर हेल्प करते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क में रखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाए। एक बार वो रैम में लोड हो जाता है, उसी के बाद हम फर्दर सिस्टम पर और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बूटिंग भी कहते हैं, ठीक है। बूटिंग भी दो कैटेगरी की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या समझना था कि वो प्रोग्राम्स, ठीक है, वो प्रोग्राम्स जो कि परमानेंटली स्टोर होते हैं रोम पर, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें फर्मवेयर कहते हैं। और आपने ये भी सीख लिया कि फर्मवेयर में होता क्या है, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। अब हम आगे एक क्वेश्चन और आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं अलग अलग रोम के अंदर और कैसे उन्हें कैटेगराइज करा गया है, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसे आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही जल्द हम ऐप पर भी पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे ताकि 25 में से 25 नंबर आप स्कोर कर पाए। ये मेरा टारगेट रहने वाला है। हर एक टॉपिक करेंगे क्योंकि ये 25 नंबर
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ 25 नंबर लेना एक तो आसान है, ऊपर से टाइम भी कम लग रहा है। आप इसको जल्दी सॉल्व करके फिर बाकी टाइम बचा सकते हैं और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ पेपर प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन है। सबसे अच्छा और आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप हर रोज ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि प्रिंट आउट हम निकालते ही रहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं पेपर पे, तो उस प्रिंट आउट को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, ठीक है। जो भी, जैसे मान लो आपने सिस्टम को ऑन किया, आपने एमएस वर्ड खोला, आपने क्या किया, एक लेटर टाइप किया और उसको वहीं पर सेव कर दिया। तो वो जो लेटर आपने, मान लीजिए आपने डेस्कटॉप पे सेव किया वो लेटर, एमएस वर्ड में एक लेटर टाइप किया और डेस्कटॉप पे सेव किया, तो वो लेटर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेव किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जब आपने उसको स्टोर किया है, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कहेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट है, वो दिखेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हो, शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, और आपको फिर प्रिंटर के थ्रू जो पेज निकल के आपके सामने आता है, जो प्रिंट आउट आप रिसीव करते हो ऑन योर पेपर प्रिंट आउट, उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं और हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। तो पेपर के प्रिंट आउट को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को इसका आंसर आता होगा, लेकिन अगेन जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी टर्म ना रह जाए जो वो छोड़ दें, और वहीं पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो उसे फिर गलत मार्क करेंगे एंड दैट विल लीड टू नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान में रखना है। तो सॉफ्ट कॉपी एक अलग टर्म है, हार्ड कॉपी एक अलग टर्म है। सॉफ्ट कॉपी मतलब उस डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, और अगर हम उसे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं उसका, उसको हम पेपर पे प्रिंट कर लेंगे, दैट इज हार्ड कॉपी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक आंसर होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और ये टाइप्स ऑफ रोम पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन है रोम, रैम, पी रोम या फिर ई पी रोम। तो रोम डिफरेंट कैटेगरी है, मतलब वेरियस टाइप का आपका रोम होता है। अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं देखिए, अच्छा आपको पता है जो ये रोम होता है ना, ये सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं होता, और भी जगह आपको रोम दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, यहाँ पर भी एक रोम रहता है जिसके अंदर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फीड रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप ज़रूर से हम ऐप पे डिस्कस करेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रोम, जब तक आपको टाइप्स में डिफरेंस नहीं पता होगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत होते रहेंगे, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, कंप्यूटर में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि चलो ठीक है नहीं पढ़ा यहाँ, फिर याद नहीं आ रहा, चलो ए मार्क कर देते हैं, चलो बी मार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी वहाँ पे आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले टाइप का जो लोग हम पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे, वो है हमारा कौन सा, दैट इज एम रोम, ठीक है। एम रोम, एम रोम की फुल फॉर्म होती है मास्क्ड रोम। क्या होती है? मास्क्ड रोम। अब देखो, तो इसमें होता क्या है, ये बहुत पहले टाइम पे यूज़ में आता था। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले से ही मैन्युफैक्चरर एंड पे ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है। तो और ये ये बहुत फर्स्ट, मतलब काफ़ी पहले टाइम पे इस्तेमाल में होता था। जो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब जिसने भी इसको बनाया होगा मैन्युफैक्चरर ने, उसी ने इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को फीड करा हुआ है, ठीक है।
तो ये बहुत पहले टाइम पे इस्तेमाल में आता था। तो बहुत फर्स्ट टाइप ऑफ जब रोम स्टार्ट हुई होगी जब इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद लेटर ऑन जब थोड़ा सा डेवलपमेंट और हुआ तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रोम को बनाया गया, दैट इज पी रोम, ठीक है। पी रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल। आपसे इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो फुल फॉर्म को भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, याद करना पड़ेगा आपको। प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी इज रोम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि इस वाली कैटेगरी में क्या होता है कि ये ऐसी रीड ओनली मेमोरी होती है दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय द यूज़र। मतलब यूज़र इसे एक बार मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूज़र है, उसने एक ब्लैंक पी रोम खरीदी, ठीक है, और उसके अंदर जो भी उसको डालना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स उसमें डालने हैं वो उसमें डाल सकता है, ठीक है। सो एक ही बार उसे आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके बाद वो इरेजेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस बाय अ यूजर एंड इट इज़ नॉट इरेजेबल। इसको आप दोबारा फिर इसमें जो भी कंटेंट आपने सेव कर दिया उसे आप इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फर्स्ट और सेकंड वाली कैटेगरी में डिफरेंस समझ रहे होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में क्या था भाई, मार्क्स रोम, या सिंपल इसे रोम भी कह सकते हो, ठीक है। ये या तो मार्क्स रोम होगा या फिर रोम भी होगा, तो एक ही मतलब है इसका, ठीक है। अब देखो इसमें ये था कि ये बहुत पहली कैटेगरी की रोम थी जिसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो पहले से ही फीड होके आए थे, प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन थे, सेट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये था भी, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते थे, ठीक होते थे, इनकी जो रेंज थी वो ठीक थी। लेकिन इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे, यूज़र अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता था। तो टाइम के बाद फिर आई नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ पी रोम। तो नाम से क्लियर है, प्रोग्रामेबल रोम, मतलब प्रोग्राम आप इसमें डाल सकते हो खुद से। तो इसमें क्या था, इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, लेकिन आप एक ही बार डाल सकते हो। तो अगर आपने कोई ब्लैंक पीरोम खरीदी होगी उस टाइम पे, उसमें एक बार अपने मन के मर्जी में आप जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जो भी आप चाहते हो सिस्टम परफॉर्म करे इंस्ट्रक्शन, उसको आप डाल दीजिए, बट उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कैटेगरी के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है ई पी रोम, ठीक है, ई पी रोम। और एक और हम पढ़ेंगे दैट इज ई पी रोम। इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें पूछ सकते हैं इन डिटेल, तो वो आपको हम ज़रूर से ऐप में पढ़ाएंगे। अब ई पी रोम ज़रूरी नहीं है कि फुल फॉर्म आए या फिर इसका ब्रॉडर क्वेश्चन ये पूछे, इन डेप्थ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल। नाम में ही क्लियर है कि यहाँ पे कंटेंट को इरेज कर सकता है यूज़र, ठीक है। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, पहले पी रोम था उसके आगे ई लगा दिया गया, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपने इसमें रखे हुए कंटेंट को इरेज कर सकते हो, लेकिन इरेज करने के लिए इस्तेमाल किसका करते हैं, इरेज करने के लिए यूवी लाइट जो होती है आपकी, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स 40 मिनट्स तक आपको वो अल्ट्रा वायलेट लाइट इसमें देनी पड़ती है, तभी वो आपका कंटेंट हटता है, ठीक है। ओके, इसके बाद मतलब ये भी पीरोम की तरह ही है, इसमें आप कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन एक बार नहीं, बार बार डाल सकते हो। और एक बार आपने डाल दिया, फिर आप इसे इरेज कर सकते हो यूवी लाइट से, और फिर दोबारा कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अगली कैटेगरी बनती है उसका नाम है इलेक्ट्रिकली। अब इसमें एक और ई बढ़ गया, तो ये वाला ई इलेक्ट्रिकली के लिए है, सेकेंड वाला ई इरेजेबल के लिए है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम की फुल फॉर्म आप जानते हो क्या है, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ई पी रोम ई पी रोम है उसमें भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, खुद से अपने कंटेंट डाल सकते हो। अब इसको इरेज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकली इसे इरेज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली इसको
इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम 1000 या 10,000 टाइम्स, ठीक है, 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स इरेज कर सकते हैं कंटेंट को और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? बिगेस्ट एडवांटेज हो गया। समझ रहे हैं? दैट्स वाई ये आज यूज में आती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इरेजिंग करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 to 10 मिली सेकेंड का टाइम लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, आई होप आपको इन सब में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, उसको प्रोग्राम जब किया गया था जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था, तो अब देख लीजिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। क्योंकि पी रोम में ऐसा नहीं होता, पी रोम को आप प्रोग्राम कर सकते हो अपने आप और इरेज कर सकते हो एक बार। ठीक है, नहीं सॉरी, पी रोम में इरेजेबल नहीं होता ये। ठीक है, ई पी रोम में क्या होता है? ईपी रोम में आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम कर सकते हो और से फिर इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, रैम तो बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज रैम में तो प्रोग्रामिंग हम करते ही नहीं है, हम खुद से ही इसमें कंटेंट डालते हैं जब भी हम हार्ड डिस्क से लेके आते हैं, और ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर, जहाँ पे कंटेंट क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर एंड से प्रोग्राम होके आते हैं, प्री प्रोग्राम होते हैं और चेंज नहीं होते हैं वो। तो या तो यहाँ पर लिखा होगा रोम या फिर यहाँ लिखा होगा मार्क्स्ड रोम, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, दोनों को हम एक ही बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एएलयू, सबसे आसान क्वेश्चन है, हमने लास्ट टाइम भी बात कर रही थी इसके बारे में। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी है सिर्फ आपसे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक आप समझते हैं क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब जैसे कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, तो कंप्यूटर का वो पार्ट बेसिकली आप जानते हैं जो हमारा सीपीयू होता है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3 कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। कौन कौन से? एएलयू होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, और क्या होता है? मेमोरी यूनिट भी होता है। ठीक है, 3 कंपोनेंट में से अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं कंपोनेंट्स, जिसमें फर्स्ट होता है आपका एएलयू, सेकंड कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब देखिए एएलयू आप जानते हो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अब ये करता क्या है? ठीक है, ये परफॉर्म करता है जो भी आपके कंप्यूटर में कैलकुलेशंस होती है वो एएलयू के पास आती है। ठीक है, परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस, सारी कैलकुलेशन कौन करता है? आपका एएलयू करता है। कैलकुलेशंस के अलावा जो भी कंपैरिजन वाले ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करना होता है हमें बिटवीन द नंबर्स, या फिर कोई भी आप कंपैरिजन कर रहे हो लॉजिक के अंदर, तो कंपैरिजन ऑपरेशंस भी कौन करता है? आपका लॉजिक कौन लगाएगा? आपका ए। लॉजिक को बेसिकली कौन एसेस करेगा? वो करेगा आपका एएलयू। ठीक है, तो होता क्या है जब आपकी प्रोसेसिंग होती है डेटा की, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान जो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि आपकी रैम में स्टोर होता है, वो एएलयू को भेजते हैं जब भी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे कंपैरिजन या फिर कैलकुलेशन की। ठीक है, तो एएलयू प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और कंप्यूटर क्या करता है? टेम्परेरी बेसिस पे जो भी आपके रिजल्ट है उसको, जो आपके इमीडिएट रिजल्ट है उसे आपके रैम को भेजता है, और जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फाइनल आपको दिखाता है आपका आउटपुट। तो अब ये मान लीजिए कि एएलयू वो हिस्सा होता है सीपीयू का जो कि आपके प्रोग्राम में लिखे हुए सारी कैलकुलेशंस और कंपैरिजन वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसके बारे में जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत है इतना। ठीक है, तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब सीयू क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। एक क्वेश्चन अभी आएगा, कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसको, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर या सिमुलेटर। ठीक है, तो क्या बोला गया है देखो, एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम बताना है आपको, ठीक है जी, जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका काम है जो आपके प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में जो आपके इंस्ट्रक्शन है उसे एक एक करके क्या करता है, ठीक है, वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो तो वो आपको बेसिकली उस प्रोग्राम का नाम बताना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, देखो सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते हो, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में एक कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी कैटेगरी होती है कौन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब पहली बात तो आप समझ गए सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर पे ऑपरेट होता है और बेसिक फंक्शनैलिटी आपके सिस्टम की प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही चल पाते हैं आपके हार्डवेयर पे। तो अब हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी में एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स बोल लो या ट्रांसलेटर्स बोल लो, एक ही बात है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स कह लो या फिर ट्रांसलेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्या क्या आने वाला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आने वाला है क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ड्राइवर्स जो होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम यही होता है कि जो आपकी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर का मेन काम होता है कि वो आपके प्रोग्राम को, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका सोर्स कोड है, ठीक है, जो आपका सोर्स कोड है, उसको बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे अपने कोर्स के अंदर, कि कंप्यूटर लैंग्वेज की दो कैटेगरी है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। को इसको पढ़ना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे कि होता क्या है ये। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि आपकी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस है, ये जावा लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। कैसी होती है, इसमें इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इफ़, फॉर, ब्रेक, ऐसे कीवर्ड इसमें आते हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, बट सिस्टम जो है वो तो इंग्लिश नहीं समझ सकता, सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, हमारी मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्रांसलेशन के लिए उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, जो एक भाषा से दूसरी भाषा जो कि कंप्यूटर समझ पाए, 01 की भाषा जो होती है उसमें कन्वर्ट करे, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। अब ये तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, फर्स्ट हमारा होता है कंपाइलर, सेकंड हमारा होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और थर्ड होता है असेंबलर। ठीक है, थर्ड होता है असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, मशीन कोड के बाद आई थी असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बाद आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब जो हमारी
असेंबली लैंग्वेज होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी आपका लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। ये क्या करता है, ठीक है, ये जो है ये क्या करेगा, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को एक ही बारी में, पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो तो आपका क्या है, कंपाइलर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, मतलब आपके प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन एक बारी में करे, एक एक करके, मतलब जी एक एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मान लो आपका एक प्रोग्राम 10 लाइन का है तो उसमें 10 इंस्ट्रक्शन हो गए। तो एक एक करके आपके हर एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन जो करता है वो कंपाइलर नहीं होता, वो इंटरप्रेटर होता है। समझिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। अच्छा, इसने भी लैंग्वेज चेंज करी तो ये भी लैंग्वेज प्रोसेसर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगभग सेम होते हैं, दोनों का काम हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में आने का होता है। लेकिन फिर फ़र्क क्या है, तो कंपाइलर का फ़र्क क्या होता है, कंपाइलर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से कहाँ आता है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, C#, जावा, ऐसी लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन सिस्टम उसको समझ पाए, उसकी भाषा को समझ के फिर उससे प्रोसेस करके आउटपुट या इंफॉर्मेशन दे पाए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज कंपाइलर भी करता है, इंटरप्रेटर भी करता है। असेंबलर तो बेचारा अलग ही हो गया, वो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज करता है, ठीक है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज के कन्वर्जन के लिए इसे असेंबलर नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ये भी करता है, ये भी करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। फिर फ़र्क क्या है, कंपाइलर एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, इन अ वन गो, इन अ वन गो, एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और फटाफट से कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। और अगर कोई एरर होती है तो उसको वो दिखाता है लाइन बाय लाइन कि इस लाइन नंबर में ये एरर है, इसमें ये है, इसको ठीक कर लीजिए, फिर आपको फाइनल आउटपुट दिखाई देगा। ऑन द अदर हैंड जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो भी आपके सोर्स प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसे मशीन में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक एक करके लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। इमीडिएटली पूरे प्रोग्राम को नहीं कन्वर्ट करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। और मान लीजिए किसी लाइन में कोई एरर है तो ये इंटरप्रेटर उसी लाइन पे रुक जाएगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे, उस एरर मैसेज को जब आप ठीक नहीं करोगे जब तक वो आगे नेक्स्ट लाइन पर इंटरप्रेट करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये वन लाइन एट अ टाइम करता है, वन लाइन एट अ टाइम, एक एक करके, ठीक है। तो इंटरप्रेटर एक एक करके आपके सोर्स प्रोग्राम की लाइंस को इंटरप्रेट करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता जाता है, ठीक है। जब तक आपकी प्रीवियस लाइन की एरर सॉल्व नहीं करोगे नेक्स्ट लाइन पे आपका इंटरप्रेटर मूव ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक बारी में एक ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या करे, कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये कंपाइलर नहीं होगा, इंटरप्रेटर होगा। सीपीयू यहाँ पर मतलब नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। सीपीयू जो है वो ट्रांसलेशन नहीं करता, वो तो प्रोसेसिंग करता है। सिमुलेटर का भी यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है आपको या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट अ कंप्यूटर इज इट्स। अच्छा, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो किसी भी पर्सन को फोर्स करता है या उसे इन्फ्लुएंस करता है कि हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने हर एक काम को इससे ईजिली हम करवा सकते हैं। तो ऐसा क्या है, तो ऑप्शन है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए जो कंप्यूटर है ना वो एक्यूरेसी में तो हमसे बहुत अच्छा है, ह्यूमन बींग्स के कंपेरेटिव में उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप अगर मान लीजिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको टाइम भी लगेगा, स्पीड से नहीं कर पाएंगे, और एक्यूरेसी भी आपकी है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से लॉजिक्स पता है। अब
रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास करना, हम कंप्यूटर पे विश्वास कर सकते हैं कि जो आंसर इसने निकाला है ये इसका आंसर क्या है, ठीक हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, रिलायबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो थकता नहीं है, वो बिना थके काम कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक टाइम के बाद थक जाते हैं, हमें रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है, जब तक आप पावर सप्लाई देंगे वो चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी ही फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। सिस्टम जो है वो एक्यूरेट भी होता है, रिलायबल भी होता है, स्पीड भी उसकी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि सही हैं। अच्छा, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कंप्यूटर की। भाई देखो, इसको बनाया तो ह्यूमन बींग्स नहीं है, फिर क्या इसकी कोई लिमिटेशन है जो कि ह्यूमन बींग्स कहाँ कंप्यूटर से बेटर हो सकते हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताना। हमने देखा कि कंप्यूटर एक्यूरेट है, स्पीड अच्छी है, रिलायबल है, ठीक है। तो क्या कोई इसकी लिमिटेशन भी है, क्या कुछ कमियां भी हैं कंप्यूटर में जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं है। तो ह्यूमन बींग से कंपेयर करते हुए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर आपको कमेंट डाउन करना है। तो देखते हैं किसका आंसर आता है। और लास्ट क्लास में भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, तो इट्स अ गुड थिंग कि आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, मतलब आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर देते हैं उनके लिए यही है कि वो जितना आंसर करेंगे उनके लिए बेटर है, दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग ट्राई कीजिएगा कि आप आंसर दे पाए इस क्वेश्चन का। एनी 2 और 3 लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर आपको लिखनी है कमेंट के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच यूनिट इज नोन एज नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जिसे हम नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसके अलावा CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेमोरी या फिर रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि नर्व सेंटर कहलाता है। तो कंट्रोल यूनिट की हमने बात नहीं करी थी, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। कंट्रोल यूनिट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स आपके सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं उन सभी कंपोनेंट्स में जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उन्हें ये मैनेज करता है। बेसिकली ये इट एक्ट एज अ मैनेजर, ठीक है। ये मैनेज मैनेज करता है, मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट करता है सभी कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस, ठीक है, ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब देखो, तो बेसिकली होता क्या है, ये टाइमिंग सिग्नल्स इशू करता है। क्या करता है, टाइमिंग सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स जिसे हम बोलते हैं। इन सिग्नल्स की मदद से ये इंश्योर करता है कि सभी कंपोनेंट जो कंप्यूटर में अटैच्ड हैं वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर सके। दैट्स वाई इसे हम नर्व सेंटर कहते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि इसका ही काम है कि ये चेक करना कि सभी सिस्टम्स में जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, CU इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में, लेकिन ऐप पे, कोर्स पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वैन स्टैंड्स फॉर। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वैन के बारे में यहाँ पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक मिनट, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो, नेटवर्क को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में या कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको देखते हुए हमने डिवाइड किया है नेटवर्क को। तो देखिए, हमने देखा है कि कौन सा नेटवर्क कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है, कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने नेटवर्क को डिवाइड किया कैटेगरीज के अंदर। तो हम इसमें पढ़ते हैं लैन, मैन, वैन,
और पैन। ठीक है, ये सारी क्या है हमारी हमारी कैटेगरी होती है। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारा मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद क्या है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या है पैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे ऐसे बाद में, देखो ध्यान से। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो हम घर में लगाते हैं सिस्टम्स हमारे, जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में 4 से 5 सिस्टम्स आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो वो एक लैन है। या फिर आपके स्कूल के अंदर एक लैब के अंदर जो पीसीज लगे हैं जो आपस में कनेक्ट है, वो हमारे लैन कनेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें देखो लैन में सिक्योरिटी हाई होती है। ठीक है, वैन जो आपका मैन है, सॉरी, जो आपका मैन है, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपके लैंड से बड़ा एरिया कवर करता है। जैसे मान लीजिए आपके जो एरिया में केबल टीवी नेटवर्क है, तो केबल टीवी नेटवर्क आपके पूरे सिटी को कवर कर रहा होगा, तो वो इससे ज़्यादा बड़ा एरिया है लैंड के कंपेरेटिव, तो वो आपका मैन हो गया। और मैन जो होता है वो आपका मान लीजिए मल्टीपल लैंड से मिलके ही बनता है। आफ्टर interconnection of LAN या फिर after interconnecting the LANs we get the larger network which is called as a MAN। ठीक है, नेक्स्ट इज वैन। वैन का मतलब क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि इसका जो ग्राफिकल एरिया है वो और भी ज़्यादा है, जो जो जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ज़्यादा है इसका। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी पूरी कंट्री को कवर कर रहा है, या फिर आपके पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, वो आपका वैन हो गया। ठीक है, जैसे कि जो हमारे सैटेलाइट नेटवर्क होते हैं वो हमारे पूरे कंट्री को कवर करते हैं, वो हमारे वैन हो गए। फिर पैन का मतलब क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन का मतलब जैसे मान लीजिए आप ब्लूटूथ के थ्रू अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, आपने ऑन किया ब्लूटूथ और आपने अपने स्पीकर को कनेक्ट कर लिया, तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, मतलब विद इन 10 मीटर्स की रेंज में आपने अपने डिवाइस को आपस में जोड़ लिया है, दैट इज़ योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 मेन आपकी कैटेगराइजेशन है नेटवर्क की बेस्ड ऑन द एरिया विच इट कवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वाइड एरिया नेटवर्क आपका होता है वैन। सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क हमारा वैन ही होता है। ठीक है, वैन इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें वैन की, तो वो आपका इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पूरी कंट्री में आपका इंटरनेट कवर होता है, तो इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वैन इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंपाइलर इज डैश। तो आप जानते हैं हमने डिस्कस किया था डिटेल में कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर बेसिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है वन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अनदर हाई लेवल, नहीं है तो गलत हो गया, a program which translate from one high level language to machine level language। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करके लेके आना, ट्रांसलेट करके लेके आना, और साथ साथ एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना मशीन लैंग्वेज में, जबकि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो आप जानते हो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है जी, मतलब आपने एक्सटर्नली उसको लगाया है, आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो रैम में वो इतनी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, तो आपने एक्सटर्नली मेमोरी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप फ़ोन में क्या करते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो, वो भी आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कीबोर्ड तो हमारा क्या है, एक हार्डवेयर है, एक इनपुट डिवाइस है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ALU आपका CPU का पार्ट है, तो ये भी कोई मेमोरी नहीं है। ऑल तो होगा ही नहीं, तो डिस्क मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। हार्ड डिस्क आप जानते हो कि हम अगर निकाल भी देंगे हार्ड डिस्क तो क्या काम चलेगा। देखो हार्ड डिस्क अगर आप निकाल देंगे सिस्टम तो तब भी ऑन होगा, सिस्टम तो ऑन होता ही होता है, लेकिन हार्ड डिस्क को निकालने से हमारा जो और काम है वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आपका क्या बनेगा, हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आपके जो एग्जाम्पल बनते हैं वो आपका होता है DVD, जो कि हम आज यूज़ नहीं करते हैं, DVD,
CD, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो कि आज हार्ड डिस्क से भी अच्छा फंक्शन देती है हमें। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है। इन्हें हम अटैच करते हैं अपनी नीड के लिए। जब भी हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इंटरनल स्टोरेज तो आपके सिस्टम में रहती ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जहाँ पे डिस्क लिखा मिले मतलब वहाँ पे हार्ड डिस्क की ही बात होती है मेनली। तो आई होप आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें प्लस माइनस चैनल को, और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फुल थ्योरी क्लासेस चाहिए तो उसके लिए ज़रूर से ऐप पे आ जाइए, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस प्लस उनकी थ्योरी, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप मिस कर दें। देखिए, क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होता है कि आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे भी इन डेप्थ क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आपको तभी आएंगे जब आप पूरी थ्योरी अच्छे से जानेंगे तभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।